वो शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट की 2 मेजर स्टेट्स थी, ठीक है, जिसमें एक मैकेनिकल स्टेज है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक। तो 1945 में हमारे पास जो डिस्टेंस लें तो 1945 से बैक पर हमारे पास सारा जितना भी स्ट्रक्चर था मैकेनिकल फॉर्म में करे थे, जिसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो 2+3 करना है तो मैकेनिकल वे में हो रहा था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक में वे में मूव करते गए। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड लूँगा कि हिस्ट्री है तो चीज़ों को आप लोगों को पहले आइडिया है इसका। फिर मैकेनिकल के अंदर हमारे पास क्या क्या चाहिए वापस था, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के जो है ना डेट्स पैक थे। फिर उसके बाद मैकेनिकल एडर सब्ट्रैक्टर आए। फिर उसके बाद डिफरेंस इंजन आए। डिफरेंस इंजन भी हमारे क्या है कि सब्ट्रैक्शन और जो है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वही परफॉर्म करता था। बेसिकली डिफरेंस इंजन एक ब्लॉक फॉर्म में था जिसके अंदर डिफरेंट डॉटेड की फॉर्म में होता था, तो इसमें पिन्स ऐड करते थे। पिन ऐड करते थे तो वो नया सिग्नल जनरेट कर देता था। इसमें पिन ऐड करेंगे तो इसमें न्यू सिग्नल जनरेट कर देगा। मतलब कि यहाँ पर अगर 2 पड़ा है तो इसका मतलब है 2 से कनेक्टिविटी हो गई। यहाँ पर अगर 3 पड़ा है तो इसका मतलब है 3 से कनेक्टिव। वो की वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह के आप लोग कोई लॉक ओपन करते हैं, लॉक ओपन करने के लिए की डालते हैं, तो ठीक है, वो कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, ठीक है। तो इसमें भी की कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइनरी मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। बाइनरी मैकेनिकल कंप्यूटर यानी कि हमारे पास बाइनरी 10 फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर में मूव करना स्टार्ट हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेसिमल कंप्यूटर जो सिर्फ डेसिमल ऑपरेटर के लिए काम करता था। लेट्स सपोज 9+8 है, ठीक है। तो इसमें जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रो दोनों कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, ठीक है। तो ये भी इसमें वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेसिमल कंप्यूटर बाय हार्वर्ड। ये साइंटिस्ट नेम लिखे हुए हैं, इनको एक दफा देख लेना, कोई एमसीक्यूज वगैरह में इसमें से जो है हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की जनरेशन आ जाती हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास जो है वैक्यूम ट्यूब का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। रिले मेमोरी होती थी, ठीक। उसके बाद और सिंगल यूजर के लिए यूज किया जाता था, जिसमें अनायक एक पीसी का नाम है, ठीक है। एडवेक, एडसेक, ये सारे जो हैं एडवेक, एडसेक, ठीक है। इलेक्ट्रोन्यूमेरिकल और इलेक्ट्रोन्यूमेरिकल ये कंप्यूटर के नाम हैं। एडवेक भी कंप्यूटर का नाम है, एडसेक भी कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर आते हैं। उसके बाद अनायक ही एक लिखा हुआ है, एडसेक भी है एक, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन में आता है, जिनमें कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था फॉर सिग्नल ट्रांसमिट, ठीक है, फॉर सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट के लिए जो है। उसके बाद सेकंड जनरेशन में आए तो फिर बाद में ट्रांसमिटिंग के लिए हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, डायोड का यूज करना स्टार्ट कर दिया। हाई लेवल इंटरफेस के अंदर मूव करना स्टार्ट हो गया, जिसमें कंपाइलर और उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी बैच, जिसमें IBM 7090, CDC 16040, यूनिवेक, ये यूनिवेक सिंपल जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आता है। यूनिवेक लार्क जो है वो आप लोगों की सेकंड जनरेशन में आता है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में जाएं तो इंटीग्रेटेड सर्किट में मूव कर गए। ये भी इंटीग्रेटेड सर्किट में भी ट्रांजिस्टर ही हैं, लेकिन इनमें डिफाइन हो गई चीजें, सिंगल साइकिल इंटीग्रेशन और जो है मीडियम साइकिल जो है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। सिंगल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो है, जिनमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। इतनी लिमिटेशंस हैं या मोर देन इतने ट्रांजिस्टर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम फोर्थ जनरेशन में जाएं तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। अगर आप आगे देखें तो ये VLSI सर्किट्स 4 में, जिसमें क्या है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर फिर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज हो गए। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर और इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज करने से? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज से स्विचिंग टेक्निक इंक्रीज हो रही है। स्विचिंग टेक्निक इंक्रीज होने से हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो रही है, हमारी जो प्रोसेसिंग है वो तेज हो रही है, जिससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। उसके बाद उसमें ये एग्जांपल है हमारे पास IBM 3090X 9000 TRAX में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में आए तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें मूव कर गए, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन है, ठीक है, ULSI सर्किट्स। इसे हम इसमें बेस्ट वे ये है कि आप मेंशन कर दिया करें 5th जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मूव करके, जो अब तक प्रेजेंट है। और अब जो आने वाले पीसीज में आप लोग 6th जनरेशन, 7th जनरेशन या इससे अबव 10th जनरेशन तक देखते हैं, बेसिकली उसमें क्या है कि हमारी सिर्फ प्रोसेसिंग स्पीड हो गई है, टेक्नोलॉजी वही है, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास प्रोसेसिंग फास्ट हो गई है। तो देखेंगे आप लोग सिर्फ मेमोरी कैपेसिटी हाई हो रही है और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। AI वही टेक्नोलॉजी चल रही है 5th जनरेशन वाली, ठीक है, AI में वही एल्गोरिदम चल रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, आप लोगों के पास लर्निंग के लिए और इसके अलावा टेस्टिंग के लिए सारे एल्गोरिदम वही पुराने चल रहे हैं। सिर्फ क्या है कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा रहा है, मेमोरी को इंक्रीज किया जा रहा है, जिससे न्यू जनरेशन का नाम दिया जाता है। बेसिकली बाय डेफिनेशन वो लाइव 5th जनरेशन के अंदर ही कर रही होती है। तो इसलिए हम जब भी देखते हैं टोटल जनरेशन 5 जनरेशन देखते हैं जी, सुपरवाइज लर्निंग में आती हैं, ठीक है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। उस बेसिकली सुपरवाइज मशीन AI के अंदर सुपरवाइज भी होता है, अनसुपरवाइज भी होता है, सेमी सुपरवाइज भी होता है, ठीक है। टोटल 4 जो है ना मशीन लर्निंग के टाइप्स हैं, जिसमें सुपरवाइज के अंदर हम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिहाज से सिस्टम को लेकर चलते हैं। अनसुपरवाइज के अंदर सिर्फ इनपुट के लिहाज से लेकर चलते हैं, और सेमी सुपरवाइज के अंदर चंक्स लेते हैं, कुछ इनपुट के और कुछ आउटपुट के, यानी कि स्मॉल डाटा पिक करते हैं। हम सारा डाटा नहीं लेते, इसमें हम ऑल डाटा के साथ भी कर सकते हैं, या एक कैपेसिटी भी उठा सकते हैं 70% की, 80% की, 90% की, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम डाटा फॉर ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें लिमिटेशन नहीं है मैक्सिमम डाटा की। तो हमारे पास जो है आगे मशीन लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, और एक और होती है, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादातर सुपरवाइज मशीन लर्निंग में काम किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है 5th जनरेशन के अंदर जितने भी काम हो रहा है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में है, ठीक है, क्योंकि हमें अपने टारगेट का पता होना चाहिए। तो टारगेट का पता होगा तो हम वर्क परफॉर्म कर सकेंगे। तो टारगेट के लिए हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग में रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो 5th जनरेशन में हम AI में मूव कर गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फिर उसके बाद एलिमेंट्स हैं मॉडर्न कंप्यूटर के, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो बेसिक्स हैं ICT के अंदर भी बताया जाता है, ठीक है, कि फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर होता है, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर के होगा तो हम उसमें कोई ना कोई चीज़ इंस्टॉल कर सकेंगे, कोई प्रोसेसिंग करवाने के लिए जो है उसको रेडी कर सकेंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर में आप लोगों के पास जितने भी टाइप के कंप्यूटर के इक्विपमेंट हैं सारे आ जाते हैं। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ लिंक करके आप लोगों के ऑपरेट करवाता है, जिसमें आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद उस पर कोई अपनी एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है, कोई अपना टास्क परफॉर्म करना है, जिसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 3 मेन जो हैं एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। A modern computer is integrated system consists of machine hardware, system software and application software. The system architecture is represented by 3 noted circles. तो इसने बताया हुआ first one, second and third. उसके बाद the functionality of a processor is characterized by its instruction set. अब वो कहता है कि ये सारा चीज जो परफॉर्म होनी है, तीनों के तीनों एलिमेंट परफॉर्म होने हैं, ये ISA के बेस पर होंगे, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। क्योंकि जो हमारा क्या है प्रोसेसर का, जिसको हम प्रोसेसर लेते हैं, जिसमें MIPS आर्किटेक्चर आ जाता है, इंटेल आर्किटेक्चर आ जाता है हमारे पास, या हमारे पास जो गीगाबाइट्स का अपना आर्किटेक्चर है। इस तरह से हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी पे जाएं तो RISC-V आर्किटेक्चर आजकल बड़ा रिमोट, जिसे आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है, आजकल इस पर वर्किंग हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी ये जो है इनकम्प्लीट है। RISC-V आर्किटेक्चर पर वर्किंग हो रही है अभी। ये लेटेस्ट आर्किटेक्चर है, इसे रिमोट आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक है। इसको रिमोट आर्किटेक्चर इसलिए कहा जाता है, ये एक आर्डिनो डिवाइस की तरह है। आर्डिनो का आप लोगों को आइडिया होगा। आर्डिनो क्या डिवाइस है कि आप लोगों की एक प्रोसेसिंग करवा रही होती है, एक माइक्रो कंट्रोलर की तरह होती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, RISC-V में माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है हमारे पास, यानी कि उसमें हम कोई कोड बिल्ड करते हैं और वो प्रोसेसिंग कर देता है। इसमें चेंजिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे पास दूसरे आर्किटेक्चर्स हैं, इससे प्रीवियस आर्किटेक्चर है, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं थी। जो पहले